Okay, in today's lecture we have to discuss the last remaining point of the syllabus, that is suspension. Okay, biophysical liquid dosage form which contains suspension. Okay, this is the last point which is related to your chapter. Okay, evolution of suspension. Evolution of suspension एक इसके अंदर क्या होता है कि स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि स्टेबिलिटी सस्पेंशन की कितनी है, हमारा फॉर्मुलेशन स्टेबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है। इसलिए हम सस्पेंशन की इवोल्यूशन टेस्ट करते हैं। जैसे हम फार्मास्यूटिक फर्स्ट में स्टडी किए थे कि इवोल्यूशन टेस्ट जैसे हमने स्टडी किए थे, जो कि हार्डनेस टेस्ट थी, वो हमने टेस्ट परफॉर्म किए थे ना, उसी तरह से क्यों करते हैं इवोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म, क्योंकि हमारी जो टैबलेट है, हमारा जो सस्पेंशन है, वो क्लियर एक अच्छा सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बराबर हमने प्रिपेयर किया है कि नहीं, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो कितने देर तक लॉन्ग टाइम इफेक्ट शो करता है, और कितने देर अगर केक फॉर्म हो गया है तो कितने दिन के बाद केक फॉर्म हो जाता है, पार्टिकल इवनली शेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि नहीं। तो ये सब चेक करने के लिए उसकी विस्कोसिटी क्या है, देन पार्टिकल साइज रेंज कितनी है, उसके अंदर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं सोल्यूशन हमारे सस्पेंशन के अंदर, तो इसका स्टडी करने के लिए हम स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन चेक करते हैं और इवोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन हम चेक करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन में 4 इवोल्यूशन मेथड है, जो कि सेडिमेंटेशन मेथड, देन रियोलॉजिकल मेथड, देन इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, एंड देन द फोर्थ इज लास्ट वन इज माइक्रोमेरिटिक मेथड। तो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन मतलब क्या, स्टेबल सस्पेंशन कैन बी रीडिस्पर्स होमोजीनियसली विथ अ मॉडरेट शेकिंग. Stable suspension can be redispersed homogeneously with a moderate shaking and can be easily poured without through its shelf life. The most pharmaceutical suspension are, तो एक स्टेबल सस्पेंशन यानी कि एक स्टैंडर्ड सस्पेंशन और स्टेबल सस्पेंशन क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन मतलब क्या, हमारा प्रिपरेशन कितने टाइम तक स्टेबल रह सकता है, क्या उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ प्रोड्यूस होती है कि नहीं, क्या वो केक फॉर्म, हार्ड केक फॉर्म करता है, क्या विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है, क्या वो पार्टिकल साइज रेंज ज़्यादा है, तो ये सब चेक करना होता है हमको। तो उसको हम अगर सब सही है, विस्कोसिटी उसकी मेंटेन है, क्लियर विस्कोसिटी है एकदम, जितनी होनी चाहिए उतनी है विस्कोसिटी, और उसके पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर, और उसके बाद देन शेकिंग करने के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सब प्रोसेस, ये सब चीज़ें देखने के बाद हमको पता चलता है कि अगर सही से होता है तो हम बोलेंगे कि उसको एक स्टेबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखने के बाद हम उसे बोलेंगे कि एक हमारा स्टेबल सस्पेंशन है, ऐसे बोलेंगे। अगर ये इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हम उसको बोलेंगे इनस्टेबल योर सस्पेंशन, आपका सस्पेंशन स्टेबल नहीं है, तो इसके लिए हमने स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन की चेक करनी होती है। तो जैसे कि हमने फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर और सस्पेंशन के 2 टाइप देखे थे, वो कौन से थे बताना ज़रा। एक तो था, इमेजिन करो, एक तो था फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और दूसरा एक है जो कि डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर केक फॉर्म नहीं होता और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर हार्ड केक फॉर्म होता है। तो ये दोनों में से स्टेबल सस्पेंशन कौन सा होता है, जस्ट इमेजिन, तो दोनों में से फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन स्टेबल होता है और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता। तो क्या हमने देखना है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। इवोल्यूशन टेस्ट हमने जैसे चेक करते थे उसी तरह से 4 मेथड है। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन मेथड, सेकंड है रियोलॉजिकल मेथड, एंड देन थर्ड इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, एंड फोर्थ इज माइक्रोमेरिटिक मेथड। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो कि हम आज के लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं चैप्टर का। तो इवोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर और स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के अंदर फर्स्ट देख लेते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। अब सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर 2 पैरामीटर इंक्लूड किए जाते हैं सेडिमेंटेशन डिटर्मिनेशन करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए। सेडिमेंटेशन मतलब क्या, सेडिमेंट और सेडिमेंटेशन मतलब क्या, जो कि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसकी रेंज 0.5 to 5 माइक्रोन होती है। तो जैसे भी उसको स्टेबल करेंगे हम, एका ठिकाणी आपल्याला आपण जे सस्पेंशन असं ठेवलं तर काय होणार आहे की खाली जे पार्टिकल्स होतात ते ॲग्रिगेट होतात आणि ते थोडंसं अशी खाली थर जमतं आहे, त्या थरला आपण काय म्हणणार आहेत, सेडिमेंटेशन, किंवा जे पार्टिकल्स ॲग्रिगेट होतात एकमेकाला चिटकूनचे खाली बसतात, बॉटमला जाऊन चिटकतात, आणि जसं आपण चेक करणार आहेत तसं ते पार्टिकल रिडिस्पर्स होणार आहेत आणि इव्हनली जे पार्टिकल्स आहेत की ते इव्हनली रिडिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहेत की खाली जे थर जमतं त्याला आपण सेडिमेंटेशन म्हणणार आहेत. ओके,
तर ते सेडिमेंटेशन किती होतं आहे एक स्टेबल सस्पेन्शनमध्ये किंवा एक अनस्टेबल सस्पेन्शनमध्ये, ते सेडिमेंटेशन रेट किती आहे, ते त्याचं व्हॉल्यूम आपण किती म्हणजे किती झालेलं आहे सेडिमेंटेशन त्या सस्पेन्शनमध्ये, त्याचा आपण व्हॉल्यूम चेक करणार आहेत किंवा त्या रेटमध्ये आपण त्याचं व्हॉल्यूम चेक करणार आहेत. ओके, त्याला आपण सेडिमेंटेशन असं म्हणूयात. तर ते चेक करण्यासाठी आपल्याला 2 पॅरामीटर्स इथे सांगितलेले आहेत किंवा त्या 2 मेथडनी आपण सेडिमेंटेशन डिटरमाइन करणार आहेत. तर फर्स्ट आहे सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम आणि सेकंड आहे डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन. तर डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन तुम्हाला नाही आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये, तेवढं डीपमध्ये आपल्याला जायचं नाही आहे, पण सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम काय आहे आपण ते स्टडी करूयात. तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम देखेंगे हम. तो एक मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. इट इज डिटरमाइंड बाय कीपिंग द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर इन अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजिशन फॉर अ definite period of time. Noted the ultimate height of the sediment and initial height of the total suspension. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. द सस्पेंशन फॉर्मुलेशन 50 ml was poured separately into 100 ml. Measuring the cylinders and sedimentation volume was read after 1, 2, 3 and 7 days and thereafter at weekly intervals for 12 weeks. तो यहाँ पर क्या बताएगा कि एक हमने सस्पेंशन प्रिपेयर किया है, उसमें से जो सस्पेंशन हमने प्रिपेयर किया है उसमें से हमने 50 ml एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला है और उसको एक स्थिर एका जागी आपण ठेवणार आहेत, त्याला एक स्थिर ठेवणार आहेत आपण एका जागी आणि सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम वॉज रीड करणार आहेत आपण एक, आणि त्याला आपण 2 किंवा 7 दिवसासाठी किंवा एक 12 वीकसाठी आपण तसं ठेवणार आहेत. आणि मधून काय करणार आहेत, 1 दिवस झालं किंवा 2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले किंवा 7 दिवसानंतर आपण किती सेडिमेंटेशन, एका दिवसाला किती पार्टिकल्स ॲग्रिगेट झालेले आहेत, दुसऱ्या दिवशी पार्टिकल किती एकमेकाला क्लोज टू इच अदर आले ते बघणार आहेत, तिसऱ्या दिवशी कसं झालेलं आहे, चौथ्या दिवशी कसं झालं आहे, 7व्या दिवशी कसं झालेलं आहे आणि 12व्या दिवशी जे पार्टिकल्स ॲग्रिगेट होतात किंवा जे सेडिमेंटेशन फॉर्म होणार आहे ते किती प्रमाणात झालेलं आहे त्याचं व्हॉल्यूम आपण चेक करणार आहे किंवा हाईटने स्केलने आपण त्याची हाईट चेक करणार आहेत की किती सेडिमेंटेशन झालेलं आहे, अगोदर किती होतं आणि अगोदर किंवा एका दिवसाला किती आहे किंवा इनिशियल स्टेजला किती होतं आणि जे फायनल स्टेज आहे त्या फायनल स्टेजमध्ये किती ते सेडिमेंट खाली फॉर्म झालेले किंवा किती ॲग्रिगेट झालेले किंवा पार्टिकल किती क्लोज आलेले ते पाहायचं आपल्याला. त्याच्यावरून आपल्याला कळेल की आपलं जे फॉर्म्युलेशन आहे ते किती स्टेबल आहे आणि जेव्हा आपण त्याला चेक करणार आहेत तर जे झालेलं जे सेडिमेंटेशन आहे किंवा जे ॲग्रिगेट झालेले पार्टिकल्स जे आहेत ते किती इव्हनली रिडिस्ट्रीब्यूट होतात पूर्ण व्हेकलमध्ये ते आपल्याला चेक करायचं आहे. ओके, ट्रिपलेट रिझल्ट वेअर ऑप्टेन फॉर इच फॉर्म्युलेशन, म्हणजे ट्रिपलेट म्हणजे 3दा आपल्याला ते रिझल्ट फाइंड आउट करायचं आहे त्या फॉर्म्युलेशनपासून. सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम वॉज कॅल्क्युलेटेड बाय अकॉर्डिंग फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज F इज इक्वल टू VU डिवाइडेड बाय VO. तो F मतलब सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है और VU मतलब अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट एंड VO मीन्स इनिशियल हाइट ऑफ टोटल सस्पेंशन. तो यहाँ पर V बताया गया है और आपके जो बुक में V की जगह H बताया गया है, मतलब हाइट मेजर करनी होती है हमको, तो हाइट का अल्टिमेट हाइट का यहाँ पर उच्चार केलेलं तुमच्या बुकमध्ये. तर तुम्ही H लिहायचं आहे, HU डिवायडेड बाय HO. ते सेकंड जे पार्ट आहे डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन. तर डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन कशाला म्हणतात किंवा बीटा कशाला म्हणतात, डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन मीन्स बीटा. इट इज द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन. एक रेशो होता है जो कि फ्लॉक्युलेटेड और डीफ्लॉक्युलेटेड के अंदर उसका रेशो होता है, तो वो हमने डिटरमाइन करना होता है. एक ग्राफ भी हम निकालते हैं जैसे कि कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय सेडिमेंट ते काय म्हणता येईल किंवा प्लॉटेड सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम कॅन बी प्लॉटेड अगेन्स्ट टाईम. जे सेडिमेंटेशनचं व्हॉल्यूम येणार आहे त्या व्हॉल्यूमशी आपण प्लॉट करणार आहे अगेन्स्ट टाईमवर, किती टाईममध्ये किती सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम आलेले ते आपल्याला आपण ग्राफने सुद्धा प्लॉट करू शकता आपण. तर बीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय F इन्फानाइट दैट इज फ्लॉक्युलेटेड डिवाइडेड बाय डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन. तो ये था सेडिमेंटेशन मेथड. तो इस तरह से हमने सेडिमेंटेशन मेथड को डिटरमाइन करना है और एक हम डायग्राम देखते हैं कि उस डायग्राम से हमने समझ में आएगा कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना होगा. तर सेडिमेंटेशन मेथडमध्ये एक इथं डायग्राम दाखवलेली, त्या डायग्राममध्ये आपण पाहूयात की फ्लॉक्युलेटेड आणि डिफ्लॉक्युलेटेडचं जसं मी अगोदर उच्चार केलं होतं की जे फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन आहे ते स्टेबल आहे आणि जे डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन आहे ते अनस्टेबल आहे. तर फर्स्ट आपण पहिल्यांदा काय करायचं आहे, आपण फर्स्ट वी हॅव टू टेक 3 बीकर्स.
okay, for the testing of this sedimentation volume. Okay, in that three beakers we have to put down the prepared suspension in that beaker. Okay, in the first initial stage we have to after one day we have to look out this sedimentation volume or look out this suspension. ओके, व्हाट वी हैव टू सी दैट. तो हमने क्या करना है, पहले एक 3 बीकर लेने हैं, 3 बीकर के अंदर हमने सेम क्वांटिटी में सस्पेंशन ऐड करना है और उसके बाद देखना है कि इसके अंदर ओके हमने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के अंदर 2 अलग से प्रिपरेशन के लिए 2 अलग बीकर लेने हैं. तो उसमें क्या करेंगे हम, एक ही बीकर, 3 बीकर नहीं लेना हमने, एक ही बीकर लेना है. फर्स्ट बीकर में हमने एक बीकर में क्या करेंगे, हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ऐड करेंगे. 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको क्या करेंगे, देखते जाएंगे कि कितना सेडिमेंटेशन और पार्टिकल्स कितने ॲग्रिगेट हो गए और पार्टिकल्स कितना क्लोजली एकमेकांच्यामध्ये असं जमा झालेले किंवा थर किती जमा झालेले ते आपल्याला पाहायचं आहे. त्याच्यापासून आपण सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम डिटरमाइन करणार आहेत. तर आपण एका बीकरमध्ये इथं तुम्ही बघू शकता की आपण एक क्लिअर सस्पेशन घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यानंतर 1 दिवसानंतर बघितलेलं आहे की थोडंसं थर ॲग्रिगेट झाले आणि लेअर सेपरेशन झालेलं आहे. पार्टिकल्स खाली आले आहेत, जे सॉलिड पार्टिकल आहेत ते खाली आले आहेत. थोड्या मिनटामध्ये सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम कमी आहे. जसं जसं टाईम जास्त वाढत जाईल तसे तसे जे थर आहे ते खाली एकदम ॲग्रिगेट होणार आहेत आणि ते खाली जमणार आहेत. पण एवढंच की फ्लॉकुलेटेड सस्पेन्शनमध्ये ते रिडिस्पर्स्ड होणार आहेत आणि डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेन्शनमध्ये ते हार्ड केक फॉर्म करणार आहेत. त्यासाठी जे डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेन्शन आहे ते एक अनस्टेबल आपण म्हणूयात आणि फ्लॉकुलेटेड जे सस्पेन्शन आहे ते स्टेबल आहे. तर मीडियम पिरियडमध्ये म्हणजे किंवा 7 दिवसानंतर आपण पाहूयात त्या बीकरमध्ये तर पार्टिकल्स खूप म्हणजे जवळ आलेले आहेत ते आणि व्हॉल्यूम जे आहे ते जास्त असं पसरत दिसतं, आपल्याला लार्ज व्हॉल्यूम दिसतंय. ओके, आणि आपण ते व्हॉल्यूम किती झालेलं आहे किंवा किती व्हॉल्यूममध्ये ते पार्टिकल्स ॲग्रिगेट झालेले ते आपल्याला मेजर करायचं आहे. आणि लाँग पिरियडमध्ये म्हणजे 12 वीक नंतर आपण पाहूयात की पार्टिकल्स एकदम क्लोज आलेले आहेत, लिटल चेंज झालेलं आहे इन अ सेडिमेंट व्हॉल्यूम, थोडंसं चेंज झालेलं, पार्टिकल्स खूप ॲग्रिगेट झालेले आहेत आणि ते व्हॉल्यूम आपल्याला चेक करायचं आहे आणि त्याद्वारे आपण सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम काढू शकतो. आणि डिफ्लॉकुलेटेडमध्ये बघा, पहिल्याच फिगरमध्ये बघा की पार्टिकल्स एकदम मिक्स झालेले आहेत आणि दुसऱ्या बीकरमध्ये खाली एकदम बारीक थोडंसं एक बॉटममध्ये थर जमा झालेला दिसतो किंवा त्याला आपण काय म्हणतो हार्ड केक जमा झालेले आहे. आणि तिसऱ्यामध्ये तर खूप असं घट्ट पार्टिकल्स क्लोजली जवळ आलेले आहेत, ॲग्रिगेट झालेले आहेत आणि ते हार्ड केक फॉर्म झालेले आहेत. हे तुम्हाला काय करायचं आहे, जेव्हा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल किंवा स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन, डिटरमाइन द स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन, तेव्हा सेडिमेंटेशन मेथडमध्ये तुम्हाला हे डायग्राम पुट डाऊन करायची. ओके, ते नेक्स्ट वन इज मायक्रोमेरिटिक मेथड. सेडिमेंटेशन मेथड काय आली तुम्हाला फॉर्म्युला एक्झाममध्ये फॉर्म्युला मस्ट आहे बघा, लिहावाच लागतो तुम्हाला फॉर्म्युला. त्यानंतर मायक्रोमेरिटिक मेथड, द स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साईज ऑफ द डिस्पेन्स फेज. आपण डिस्पर्शन फेज म्हणजे काय, जे व्हेकल आहे किंवा जे सोल्युशन आपण घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जे सॉलिड इन्ग्रेडियंट आपण ॲड केलेलं आहे किंवा सोल्युबल केलेलं आहे त्याला डिस्पेन्स म्हणूयात आपण. सॉलिड जे पार्टिकल्स आहेत ते डिस्पेन्स फेज आहे आणि जे डिस्पर्शन फेज म्हणजे जे व्हेकल आहे त्याला आपण डिस्पर्शन फेज असं म्हणूयात. द स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन डिपेंड्स ऑन पार्टिकल जे साईज आहे त्या रेंजवर स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन डिपेंड आहे. द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन मे ग्रो एंड मे इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लम्स फॉर केकिंग. तो पार्टिकल साइज बहुत फाइन होगी और बहुत ही बारीक होगी तो लम्स और केकिंग फॉर्म करती है. तो पार्टिकल साइज बहुत मस्ट है और देखना पड़ेगा पार्टिकल साइज की रेंज, क्योंकि वो 0.5 to 5 माइक्रोन ही होनी चाहिए. अगर बहुत बारीक है तो उससे वो लम्स और केक और बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जिसका अनवेटेबल पार्टिकल्स है तो वो विच फॉर्म्स लम्स एंड केकिंग, हार्ड केकिंग. ओके, so many change in a particle size with a reference to time will provide useful information regarding the stability of suspension. जैसे की सस्पेन्शन को हम बहुत दीर्घकाळ आपण ठेवूयात किंवा लॉंग टाईममध्ये आपण त्याला ठेवलं असंच, म्हणजे एक्सपायरी डेट 2 वर्षाची आहे किंवा 3 वर्ष जर आपण बघल तर ते एक्सपायरी झालेलं असेल 3 वर्षाला किंवा 2 म्हणजे 1 वर्षानंतर किंवा 2 वर्ष ते टिकणार आहे. एक्सपायरी डेट त्याची काय आहे 2 वर्ष आहे. तर ते पार्टिकल्स काय होणार आहे, जसं जसं वेळ होत जाईल तर पार्टिकल असे क्लोज एकमेकाला जमा होत जाणार आहेत. पण त्याची जी डेट असते एक्सपायरी डेट
डेट संपली तर ते खराब होईल, इनस्टेबल होईल किंवा ते खराब होईल. त्याच्या अगोदर ते खराब होणार नाही. जसं आपण त्याला शेक कराल तो त्याला काय होणार, ते रिडिस्पर्स होतील पार्टिकल. एक स्टँडर्ड मेथड आहे किंवा प्रोसेस किंवा फॉर्म्युलेशन आहे जे की सस्पेन्शनमध्ये फॉलो केलं जातं. मॅन्युफॅक्चरिंगच्या जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये फॉलो केलं जातं, जेणेकरून की जे सस्पेन्शन आपण प्रिपेअर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये हार्ड केक फॉर्म होऊ नये हे फर्स्टली बघितलं जातं. ओके. ए चेंज इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन क्रिस्टल हैबिट में बी स्टडीड बाय माइक्रोस्कोपी एंड कटलर काउंटर. तो पार्टिकल साइज जो रेंज होती है उसकी स्टडी करते हैं हम एक apparatus से, जो कि उसको कहा जाता है कटलर काउंटर मेथड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी. ओके. कटलर काउंटर मेथड क्या होती है वो स्टडी करते हैं हम. कटलर, यहाँ एक इमेज बताई गई है जो कि पार्टिकल साइज़ की रेंज को डिटरमाइन करती है, उसकी रेंज को बताती है. तो कटलर काउंटर एंड इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज अ पार्टिकल्स फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. तो यहाँ पर क्या जाता है कि सॉल्यूशन डाला जाता है और एक स्मॉल ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग में से हमारा जो सस्पेंशन होता है उसको पास किया जाता है. और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं यानी कि बहुत बड़े पार्टिकल्स भी नहीं रहने चाहिए और जो स्मॉल बहुत छोटे भी नहीं रहने चाहिए. तो जो बहुत स्मॉल पार्टिकल है उसको बाहर निकाला जाता है और जो जिसकी रेंज हमने प्रिपेयर करनी है, मतलब कि यानी कि 0.5 से 5 माइक्रोन के रेंज में के पार्टिकल साइड में करके उसको फॉर्मुलेशन में लेंगे और बहुत बारीक है तो उसको सेपरेट करेंगे इसी तरह से इस मशीन से. ओके. माइक्रोस्कोपी बाय माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन. और यहाँ पर हमने एक माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन मतलब जो साइड में हो गए फॉर्मुलेशन उसको माइक्रोस्कोपी से देखकर साइड में उसको अलग से करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ओपनिंग इन दिस apparatus. ओके. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोमेट्रिक मेथड. नेक्स्ट देख लेते हैं. थर्ड वन इज रियोलॉजिकल मेथड. रियोलॉजिकल मेथड में क्या होता है वो देखेंगे हम. द रियोलॉजिकल कंसिडरेशन. रियोलॉजी मतलब क्या, रियोलॉजी मतलब विच इंडिकेट द विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम रियोलॉजी मतलब विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमने रियोलॉजिकल मेथड का यूज़ करना है. द रियोलॉजिकल कंसिडरेशन आर द इंटरेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन. मतलब एक apparatus होता है जैसे कि उस्टवाल विस्कोमीटर बोलेंगे, देन ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर. इस 2 विस्कोमीटर से हमने विस्कोसिटी उस सस्पेंशन की कितनी है वो मेजर करनी होती है. एज इट अफेक्ट द सेटलिंग ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, transformation of flow properties while a suspension is shaken and product is poured out of the bottle and spreading qualities of the solution when it is applied to affected area. मतलब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो सस्पेंशन हमने प्रिपेयर किया है उसके अंदर जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है तो वो ईजिली जैसे भी हम उसको शेक करके पार्टिकल बॉटल में शेक करके उसको इस apparatus में और डालेंगे और उसको विस्कोसिटी मेजर करेंगे. ओके. विस्कोसिटी इज मेजर्ड यूजिंग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर. ब्रुकफील्ड जैसे कि मैंने बताया उस्टवाल विस्कोमीटर एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. ओके. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड. ओके. इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड मतलब क्या है, इसके अंदर जो द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज और जीटा पोटेंशियल ऑफ ए सस्पेंशन इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. मतलब एक हम सस्पेंशन बनाते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सरफेस उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्जेस होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि उसे बोलेंगे जीटा पोटेंशियल उसके अंदर होना चाहिए. सर्टन जीटा पोटेंशियल प्रोड्यूस मोर उसके अंदर अगर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उसे हम स्टेबल सस्पेंशन बोलेंगे. बिकॉज ऑफ विच कंट्रोल्ड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. जीटा पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ वेलोसिटीज. मतलब जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स का माइग्रेशन होता है, मतलब पार्टिकल्स मूव होते हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन और फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन द bottles or in the container. We have to measure the zeta potential with the help of electrophoretic method. Okay. The determination of surface electric charge or zeta potential of a suspension is helpful to find out the stability of suspension. Zeta potential can be calculated from the migration velocity of a particle measured by the electrophoretic method. Electrophoretic method होती है जिसके द्वारा हमने उसके अंदर का surface electric जो charge होता है वो measure करना होता है. Okay.
नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं जीटा पोटेंशियल, मतलब जो केक फॉर्म होता है उसके अंदर कितना जोन केकिंग जोन है, देन नॉन केक सस्पेंशन है तो उसके अंदर कितना नॉन केकिंग जोन के अंदर कितना जीटा पोटेंशियल है। देन ये सब हमने फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड से। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज और जीटा पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना होता है। तो अगर उसके अंदर जीटा पोटेंशियल और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है तो विच वी हैव टू सेट दैट द स्टेबल सस्पेंशन। द नेक्स्ट वन, ये हमारे 4 मेथड हमने स्टडी कर लिए, जो कि हम बोलेंगे एक सेडिमेंटेशन मेथड है, जो कि देन नेक्स्ट रियोलॉजिकल मेथड है, देन इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड एंड द लास्ट वन इज माइक्रोमेरेटिक मेथड। ओके, देन नेक्स्ट वन हमारा लास्ट पार्ट है, हमारे चैप्टर का एंड है यहाँ पर। तो कंटेनर क्या यूज़ करना है, द सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन अ कंटेनर्स which are having adequate air space above the liquid to permit adequate shaking। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, जो हमने बॉटल यूज़ करनी है उसके अंदर एडिक्वेट स्पेस रखना आहे, क्योंकि हम उसको शेक करने के बाद इझिली शेक हो जाए स्पेस ठेवायचं आपल्याला, पूर्ण पॅक भरून टाकायचं नाही आहे बॉटल, त्यामध्ये स्पेस ठेवायचं आहे जेणेकरून आपण त्याला चांगलं शेक करता येईल आणि जे पार्टिकल्स आहेत ते इव्हनली रिडिस्ट्रीब्यूट होतील पूर्ण त्या सस्पेन्शनमध्ये। ओके, द ओरल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन अ वाइड माउथ बॉटल टू परमिट प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द सस्पेंशन। मतलब इजीली ओरल जो सस्पेंशन हम लेने होते हैं तो उसका जो वाइड माउथ बॉटल होना चाहिए फॉर द टू परमिट द रिमूवल ऑफ द सस्पेंशन, इजीली रिमूवल होने के लिए और इजीली टेकआउट करने के लिए हमने सस्पेंशन का जो माउथ होता है वो वाइड होना चाहिए ओरल सस्पेंशन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लेबलिंग, द कंटेनर्स हैविंग लिक्विड सस्पेंशन मस्ट बी लेबल्ड विथ सेकेंडरी लेवल दैट इज शेक वेल before use. In case a dry suspension powder, the specified amount of vehicle to be mixed may be indicated clearly on the label. Okay, फर्स्ट आपने लिखना है शेक वेल बिफोर यूज़। स्पेशल अगर इंडिकेशन बताया गया है अगर फिजिशियन ने तो वहाँ पर वो भी इंडिकेट करना होगा। देन नेक्स्ट इज स्टोरेज, सस्पेंशन शुड बी स्टोर इन अ कूल प्लेस बट शुड नॉट बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर। अगर रेफ्रिजरेटर में हमने रखे तो सेपरेशन हो जाएगा पार्टिकल्स का और केक फॉर्म हो जाएगा, इसलिए और वो इनस्टेबल हो जाएगा फॉर्मुलेशन, तो उसे हमने कूल प्लेस के अंदर रखना है। ओके, फ्रीजिंग एट वेरी लो टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड विच में लीड टू एग्रीगेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में भी हमने हमारा सस्पेंशन नहीं रखना है और वेरी लो टेम्परेचर में भी हमारा सस्पेंशन नहीं रखना है, क्योंकि विच फॉर्म्स aggregate. To avoid this we have to maintain cool place for the standard suspension. Okay, यहाँ पर हमने हमारे चैप्टर का एंड किया है। एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क मी। ओके, थैंक यू।